हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड पेपर, जो कि 8th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम एनसीईआरटी रेगुलर सोल तीनों में सेम है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 हम इसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सैचुरेटेड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत हम की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, यानी निर्धारक तत्वों को जो भारत की विदेश नीति का निर्माण करते वक्त ज़रूरी होती है और इनको ध्यान में रखा जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले बात करते हैं विदेश नीति का मतलब क्या है, या निर्धारित तत्वों को पढ़ने से पहले विदेश नीति है क्या। तो बेसिकली जब भी हम विदेश नीति का थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि विदेश नीति एक ऐसा तत्व है या एक ऐसी नीति है जो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र जो होते हैं अपने लक्ष्य, अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए, अपने मोटो, अपने एम्स को अचीव करने के लिए दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं, वो विदेश नीति होती है, जिसके अंतर्गत उनकी कुछ सिद्धांत होते हैं, हित होते हैं, लक्ष्य होते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक समूह बनाया जाता है विदेश नीति का, और इन सिद्धांतों, लक्ष्य, हितों को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी आंतरिक नीतियों का ही एक भाग होती है और उसे सरकार द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और इससे विदेश नीति शासक वर्ग की इच्छा का परिणाम होती है, जो जनता चाहती है। अगर इंडिया में अगर जनता चाहती है कि उन्हें सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रखा जाए या उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए, तो सरकार की विदेश नीति भी कुछ इसी प्रकार निर्माण की जाएगी या उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे, है ना। मॉडल्स के अनुसार जो होता है के अनुसार कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूलन बनाने के लिए जो उपाय करता है, वही विदेश नीति कहलाती है। इसके माध्यम से हम अनेक देशों के साथ अपने संबंध भी मधुर बनाते हैं। ठीक है, विदेश नीति के अंतर्गत आप बात करते ही तो हमने जान लिया विदेश नीति होती क्या है। की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी की बात कीजिए तो बहुत सारे की डिटर्मिनेंट्स है, चाहे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी एनवायरनमेंट, बेसिकली नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इवेंट हो रहा है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को, बेसिकली हमारे फॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनल इवेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन है, जोग्राफिकल हमारा लोकेशन है, इत्यादि हमारे फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। इन्हीं को थोड़ा विस्तार से कवर करते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम जोग्राफिकल, यानी कि भूगोल से। भौगोलिक आकृति, बेसिकली जोग्राफिकल, किसी भी स्थिति, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो देश भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित होता है, उसकी विदेश नीति उतनी स्वतंत्र होती है, उतनी मजबूत होती है। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है जाता है। ठीक है, और भारत की भौगोलिक स्थिति भी भारत की विदेश नीति पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। अगर भारत स्वतंत्र है भौगोलिक स्थिति से, तो वो उसकी विदेश नीति तो स्वतंत्र है। इसलिए भारत सोचता है कि उसका जो देश है, उसके पड़ोसी देश है, उसके साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, ताकि वो सुरक्षित रहे, है ना। क्योंकि भारत उत्तर में हिमालय से बाकी तीनों ओर जो है समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ वह अपने आप को सुरक्षित घोषित करती है। यही सामरिक दृष्टि जो है भारत के लिए चिंता का भी कारण है। भारत में हिमालय की साइड से अगर उसके पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो हिमालय की साइड से घुसपैठ की समस्या हो सकती है। वही समुद्री रास्तों पे भी भारी बेसिकली सुरक्षा का मामला बनता है, जिसकी सुरक्षा के लिए भारत को सैन्य व सुरक्षा कवच या सैन्य खर्चों पे काफ़ी ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। समुद्री मार्ग जितने आवश्यक है, उतनी उनकी सुरक्षा के लिए भी भारत को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, यानी व्यय करना पड़ता है। भारत को भौगोलिक स्थिति पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है। हिंद महासागर के क्षेत्र में बढ़ती हुई अमेरिका, रूस, ब्रिटेन की गतिविधियों ने उसकी चिंता स्वाभाविक है कि जब उनका यहाँ हिंद महासागर की साइड में ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस, अगर यहाँ लगातार बढ़ते रहेंगे तो वो कहाँ उसकी सुरक्षा है। अगर उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो भारत के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा बनता है। इसलिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में, यानी यूएनओ में, हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ पीस घोषित करवाने का प्रयास करता रहता है, ये जहाँ पे कोई युद्ध ना हो। पाकिस्तान से भी लगातार आतंकवादी गतिविधि बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत सोचता है कि उसके साथ हम सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण संबंधों को ही प्राथमिकता दे बातचीत से। लेकिन वो नहीं मानता, तो ऑब्वियस बात है। फिर भारत ने एक पॉलिसी अपनाई थी, जिसके ये था कि भारत पहले अटैक नहीं करेगा, अगर सामने वाला ही अटैक बार बार किए जा रहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे ना।
विदेश नीति का विश्लेषक जो करते हैं उनका मानना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति का प्रमुख मांग ही है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ एक संबंध, अच्छे खास संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ ही हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारी विदेश नीति कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी सुरक्षित हो, कितने भी देशों के साथ, कितने बड़े बड़े देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने हो, हम कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सदैव बना रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखो बेसिकली भारत की, क्योंकि स्थल सीमाएं जो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से मिलते हैं। इसके साथ ही इराक, ईरान, अफगानिस्तान, हिंद, चीन आदि क्षेत्रों के साथ इसलिए भारत महत्वपूर्ण संबंध बनाता है। हिंद महासागर भारत का एक बहुत सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना रहता है हमेशा टॉपिक की, किस प्रकार से हिंद महासागर में हम अपनी सुरक्षा को बनाए रखें। भारत द्वारा आसियान हो गया, सार्क संगठनों मजबूत करने के पीछे भी यही विचार है कि अगर हम आसियान और सार्क के द्वारा अगर वो क्षेत्र में अगर हम शामिल होते हैं तो हम क्या है कि ग्रुप आ गए, अगर हम सब ग्रुप में तो ऑब्वियसली हमारे ग्रुप पे कोई भी हिंसा होगी तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो हम ग्रुप जुड़े हैं एक उद्देश्य को लेकर, तो कभी भी ग्रुप के किसी मेंबर को हानि हो, है ना। तो भारत का मेन मोटिव भी यही है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके हितों की सुरक्षा बनी रही। ठीक है, अपने हितों को देखते हुए भारत ने भी एक शक्तिशाली नौसेना के बेड़ों को रख रखा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर नहीं रखा तो तीनों क्षेत्रों से उसकी सुरक्षा खतरे में, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी नौसेना का जो बेड़ा है, बेड़ा मीन्स बेड़ा ग्रुप, ठीक है, उनको रख रखा है। और यहीं ताकि उसे समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, वहीं हिमालय के क्षेत्र में एक शक्तिशाली वायुसेना, स्थलीय क्षेत्रों पर सुरक्षा करने के लिए स्थल सेना का बेड़ा हमेशा है, इसलिए इससे साथ ही हितपूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो रहा। इसलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि विवादों को शांतिपूर्ण संबंधों द्वारा ही हल तलाशा जाए, ना कि किसी भी अन्य माध्यम से या हमले के द्वारा। आज का ये कारण है कि भारत अपनी विदेश नीति में पड़ोसी देशों के सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों को ही प्राथमिकता देता है, इसलिए ठीक है, आज वर्तमान में भी यही अपनाया जा रहा है और हम मतलब इतिहास के टाइम से ही, पुराने टाइम से ही इस चीज़ को अपनाया जा रहा है। दूसरा आता है हमारा आर्थिक व सैन्य फैक्टर्स या तत्व कह लीजिए, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री फैक्टर्स। अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास की थी, क्योंकि अंग्रेज गए थे, ब्रिटिश जब यहाँ से गए तो उन्होंने एक तो इकोनॉमिकली हमें बहुत वीक कर दिया था, है ना, और हमारे पास ना मिलिट्री थी ना कुछ था, तो हमारे पास एक वो नहीं था कि किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित करें। आज ब्रिटिश गए हैं, कल कोई और आ गया तो फिर कैसे भारत अपने सुरक्षित है, तो इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती समस्या बनी थी। आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी होता है कि उस क्षेत्र, उस देश के साथ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी हो और उसका दोहन ठीक प्रकार से हो। भारत के पास प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में था, लेकिन उसे दोहन करने के लिए उसका यूज़ कैसे करना है, कैसे उसको सस्टेनेबल बनाना है, ये सब चीज़ करने के लिए उसके पास तकनीकों का अभाव था। इसलिए भारत ने अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों के साथ संबंधों को स्थापित किया, क्योंकि ये उसकी हेल्प कर सकते थे। ठीक है, साथ ही रूस को भी, क्योंकि उस टाइम रूस ने भारत का साथ दिया था जब आज़ाद हुआ था, तो भारत ने चाहते थे कि उसका इतना अच्छा दोस्त उससे नाराज़ हो जाए, जिसके चलते उसको नाराज़ ना करते हुए उसने गुटनिरपेक्ष का पालन भी करा और विश्व युद्ध या विश्व की दो महाशक्तियों के साथ जुड़े रहते हैं। इससे उसकी विदेश नीति स्वतंत्रता बरकरार रही। यद्यपि बार बार भारत पर अमेरिका और रूस में दबाव बनता रहा कि रूस में शामिल हो जाए या अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए, लेकिन वो उसमें से किसी में भी शामिल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि भारत के पास अगर ये दबाव में वो एक साइड चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा जो फ्रेंड है या दूसरा फ्रेंड नेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसका एनिमी बन जाता है, जो शक्तिशाली है। लेकिन भारत ने ऐसा ना करके जो अपने संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी आर्थिक निर्भरता ने भारत को बौद्धिक संप्रदा, कानून व बहुराष्ट्रीय निगमों को अनुचित शर्तों को मानना पड़ा। इसके लिए एक आसियान सार्क ने जो तो साफ्टा का विचार रखा, जिसमें दक्षिण एशिया के जितने भी देश थे उनके लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना चाहता था। लेकिन फिर भी भारत ने जो था, भारत को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जो है अमीर देशों पर निर्भरता को कम नहीं हुई, कि हम कहीं ना कहीं अमीर देश जितने भी थे जो कच्चे मालों को आयात करके संसाधित माल को निर्यात करते थे, हम कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी, मतलब अभी तो नहीं, पहले तब भी उन पर काफ़ी निर्भर रहते थे। लेकिन उससे ऐसा करते समय अपनी संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता का ध्यान रखना चाहिए। भारत आज नई अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
की मांग भी करता है, लेकिन वह WTO के परामर्श से मुक्त नहीं। भारत के आर्थिक विकास को चुनौती देने वाला एक प्रमुख तत्व जो होता है उसका सैन्य तत्व भी है, फैक्टर, जो प्रति वर्ष अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत जो होता है कि अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैन्य व्यय पे खर्च करता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसलिए भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों से कई सामरिक समझौते भी किए। भारत द्वारा अस्त्र खरीदने का कार्यक्रम उसकी अर्थव्यवस्था की गंभीर खतरे पैदा कर सकता था। इसलिए भारत ने यह आवश्यक है कि वह युद्ध की संभावना को रोके और शांति को स्थापित करने का प्रयास करे। उसे विश्व के अन्य देशों से आर्थिक सहायता लेते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से क्या कार्य करें। इसलिए भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का भी सोच समझकर ही क्रियान्वयन करना चाहिए, ताकि वह आर्थिक शक्तियों को नाराजगी मोल ना लेने पड़े। नेक्स्ट आता है हमारा इतिहास व परंपरा। भारत की विदेश नीति की जड़ें जो हैं उसके इतिहास परंपरा में भी है। कभी भी हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति तो हमारे माइंड में आता है कि हमारी जैसी हिस्ट्री रही ना, हम उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। ठीक है, भारत का अहिंसावादी चिंतन अर्थात महात्मा गांधी, बुद्ध, आदर्शवादी चिंतन भारत की विदेश नीति में आदर्शवादी तत्वों को समावेशित करता है। नेहरू जी द्वारा प्रतिपादित पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है। भारत में कई मनीषियों ने वर्षों तक जिस अहिंसावादी परंपरा का विकास किया वही आज भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारत का इतिहास या स्वतंत्रता की बात की जाए तो आंदोलन भी ऐसे ही परंपरा को छोड़ा नहीं गया, बल्कि उसी को सहारा बनाकर युद्ध तक कई आंदोलन भी किए, जैसे अहिंसा आंदोलन, समन्वय आंदोलन इत्यादि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। समाजवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीति का विरोध आज भी हमारे विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। भारत ने हमेशा ही समाजवाद, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद की नीति का विरोध किया। इतिहास व परंपरा के प्रभाव के बारे में प्रॉम्स एंड पॉकिंस ने लिखा है कि भारत की विदेश नीति का निर्धारण आज भी उनकी इतिहास परंपरा द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण भारत की विदेश नीति के विचार का प्रबल समर्थक माना जाता है। भारत का पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने के बावजूद भी जो है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से ही गतिविधि या कार्यवाही करना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी, जिसे विचारिक तत्व कहते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए विचारधारा का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। भारत भी इस वादन से अलग नहीं है। भारत की भी विदेश नीति का निर्माण जब हम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की जो विचारधारा है, जो अहिंसा है, ठीक है, मार्क्सवादी है और साथ ही साथ आदर्शवादी है, इत्यादि का इसमें प्रभाव देखा जा सकता है। प्रजातंत्र, साम्यवादी दोनों विचारधाराओं को अपनी विदेश नीति में जगह दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ नेहरू जी द्वारा अहिंसावाद की परंपरा को गांधी जी के से ग्रहण करते हुए पंचशील शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत भी पेश किया गया, जो आज भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट आता है आपका आंतरिक और घरेलू राजनीतिक। देखो, बेसिकली हम जब भी विदेश नीति का निर्माण करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल के साथ साथ घरेलू मामले भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति या का निर्माण करते वक्त जो होता है उस घरेलू राजनीतिक विदेश नीति का कैसे संबंध है। हम विदेश नीति तो निर्माण कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सपोर्ट कर रही, तो कैसे होगा। ठीक है, भारत में भी विदेश नीति का निर्माण एक स्वतंत्र विदेश विभाग करता है, जो सेना, नौकरशाही, राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर कई निर्णय लेता है। कई बार जो होता है देश की आंतरिक परिस्थितियाँ विदेशी नीति जो होती है काफ़ी स्थिति प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ यद्यपि अगर बात की जाए तो राजनीतिक विचारधारा ढांचा उनकी आंतरिक कमजोरी विदेश नीति को उल्टा रूप प्रदान करती है। बहुदलीय की प्रकृति, आम सहमति के बिना विदेश नीति का निर्माण बाधा बनता है, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट हो गया, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इवेंट्स हो गए जो हमारी विदेश नीति को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, है ना। जैसे आज के टाइम पे हो रहे इंटरनेशनल लेवल पर कई से इवेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति इफेक्ट करेगी। किसी भी देश की विदेश नीति में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कोई भी विदेश नीति निर्माण कर रहा है कोई देश, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट का मतलब कोई भी घटना घट रही है, उसके प्रति कोई भी देश उदासीन नहीं रह सकता, अपनी प्रतिक्रिया देना ही पड़ता है उसको। वो बिना प्रतिक्रिया के ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय तनाव का उदय हुआ उसे शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण धैर्य आर्थिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को वरीयता देना है। विश्व WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन की बढ़ती भूमिका का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति पर पड़ता है। इसी तरह क्षेत्रीय संगठन की राजनीतिक की भूमिका विदेश नीति के प्रमुख प्रभावित करती है। आज भारत साफ्टा को महत्व देता है ताकि बेसिकली दक्षिण एशिया जितने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर आपसी संबंधों को मधुरता लाई जा सके, आर्थिक हितों को आसानी से प्राप्त किया जा सके और जिससे इस अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों का निर्माण अच्छे से। इस प्रकार जो होता है, टोटली आप ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन कि भारत की विदेश नीति में कई सारे ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति का निर्माण करते वक्त काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं भारत की। इसमें भूगोल भी आ गया, इसमें क्या कहते हैं आपके जनसंख्या भी आ गई, घरेलू मामले भी आ गए, इतिहास, परंपरा, सारे मुद्दे आ गए। इन शॉर्ट दो तरीके के तत्वों से प्रभावित होता है, एक आंतरिक हो गया, एक बाहरी हो गया। बाहरी तत्व जहाँ घरेलू तत्वों में भूगोल, अर्थव्यवस्था, सैन्य जैसे मैंने बात की, वही बाहरी तत्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलते हुए परिवेश हो गए, इवेंट्स हो गए, जो काफ़ी हद तक किसी भी देश, भारत की ही नहीं किसी भी देश की विदेश नीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। और उतना ही अंतर्राष्ट्रीय भी, न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी। टॉपिक यही था जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिसके चलते हमारी विदेश नीति काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, जिसमें हम US, चीन, रशिया, पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।